सबका आ जाना चाहिए। कितना आया? 32 आएगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ। देखो ऑर्डर पे कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ना बोलता हूँ आपको बनाने के लिए, क्योंकि बनाओगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे इसमें क्या बोला है कि रेट एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, के ए और बी, यही होगा। और इसमें बोल रहा है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, कितना? 2, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2, और बी के रेस्पेक्ट में 3, तो इसके ऊपर आ जाएगा 3, है ना। अब आपको बोला है कि दोनों ए और बी को कंसंट्रेशन को क्या किया गया? डबल कर दिया गया, तब रेट में कितना चेंज आएगा, यही पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा रेट डैश बराबर के, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर और 2b का पावर 3, ठीक है। अब इसको अलग करो, तो k का स्क्वायर को अलग कर लो, b का क्यूब को अलग कर लो, ठीक है। अब ये 2 इसके ऊपर भी आएगा, तो क्या हो गया 2 का पावर 2, और फिर 2 के ऊपर कौन आएगा, ये 3 भी आएगा, तो 2 का पावर 3। तो इसी का यही है ना, ये पहला वाला देखो। तो ये क्या हो गया, ये रेट हो गया इनिशियल, और ये दोनों क्या हो गया, रूट 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, और 2 का पावर 5 कितना हो जाता है 32, यानी यहाँ क्या हो गया 32 टाइम्स बढ़ गया। सबने बना लिया होगा, कोई है जिनको डाउट है? नहीं ना। चलो अब हेडिंग डालो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ for different order of reaction. Integrated rate law for different order of reaction. अच्छा, तुम लोग को ग्राफ वगैरह याद है ना, गैस स्टेट में बताए थे, सब भूल गए? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। मतलब दैट इज n का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। जैसे अब हमने लिया है, अब लिखना थोड़ा बंद करोगे, थोड़ा देखोगे इधर, ए रिएक्शन है हमारे पास, ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका पावर 0 होगा ना। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बराबर सिर्फ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट बराबर क्या आ गया, रेट कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है ना। सबको क्लियर है? नोट करो। लिखोगे रिएक्शन whose rate of reaction does not depends on concentration of
रिएक्टेंट, ये वो कौन सी रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें रेट में और कंसंट्रेशन के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा? बोलो। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस एक्सिस पे अगर हम बढ़ते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके रेट में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कैसा ग्राफ हो जाएगा? यानी रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? वो जीरो ऑर्डर। वहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पे n बराबर 0। नोट करो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हेडिंग डालोगे, एग्जाम्पल लिखोगे। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल का मतलब वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता हो, वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखोगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर H2 प्लस I2, H2 का मतलब लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और क्या बनेगा? 2HI। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस पे गैस का डिकम्पोजिशन का होना, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे एग्जाम्पल ले लो 2NH3, ये डिकम्पोज होगा टंगस्टन या मोलिब्डेनम के सरफेस पे, और क्या बनाएगा? सोचो तो, ये डिकम्पोज होकर क्या बनेगा? ये किससे बनता है? N2 प्लस 3H2। एक और ले लो, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जो होती है, एंजाइम के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है ना। चलो अब हेडिंग डालो, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट बेंच तुम लोग को दिखता है ना जी? काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डाल के इधर पेन बंद कर दोगे, इधर देखोगे अब, क्योंकि मेन अब हमारे पास जो आ रहा है वो पॉइंट है। जैसे देखो, सब लोग देखो, इधर एक रिएक्शन ले रहे हैं, एक रिएक्टेंट है A, और ये बना रहा है प्रोडक्ट। जो पॉइंट यहाँ पर हम बताएंगे उसको ध्यान रखना, वही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। देखो, जब टाइम t 0 है
तो इसका अमाउंट है ए, तो अगर हम इसको ए नॉट बोल देते हैं, ए नॉट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, उसका वैल्यू हमने लिया हुआ है ए, तो ये कितना होगा 0 होगा। टी टाइम के बाद इसका एक्स पार्ट टूट गया यानी रिएक्ट कर गया, तो ये कितना बनेगा एक्स, तो ये कितना बचेगा ए माइनस एक्स, तो हमको बोल रहे हैं, इसको बोल देते हैं ए टी, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है कि ये ए टी है क्या, ए टी क्या है, रिएक्टेंट का अमाउंट है, वो क्या है बचा हुआ है, किसके बाद टी टाइम के बाद। ये पॉइंट एकदम ध्यान रखिए, ये अगर समझ में आ गया है तो आपको जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल आराम से बना लोगे। क्या है ये ए टी, वो रिएक्टेंट है, किसका, रिएक्टेंट का वो अमाउंट है जो इस टाइम के बाद बचा हुआ है, लेफ्ट है ना। तो आप नोट करो यहाँ तक, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, इनिशियल अमाउंट। ठीक है, सबने लिख लिया, ओके। अब हमें इसका काइनेटिक्स लिखना है, तो काइनेटिक्स लिखने का एक तो आपको डिफिनेशन, उसका फार्मूला याद रखो, एक तो सबसे अच्छा तरीका वो है। नहीं अगर याद रहता है तो इसका लिखने का 2 तरीका है। क्या है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है, एक बाय डिफिनीशन एक बाय लॉ। कैसे देखो अब, बाय डिफिनीशन रेट बराबर माइनस डी ए बाई डी टी, ये हो गया डिफिनीशन से इक्वेशन 1। और फिर लिखो बाय लॉ, लॉ कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उसके थ्रू लिखो। तो रेट बराबर अभी हम लोग लिखे भी थे, क्या आया था, सिर्फ के आया था, तो के के ऊपर क्या हो जाता है 0 होता है, वो तो 1 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो दोनों में रेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। नोट करो यहाँ तक, ठीक है। चलो पर लिखोगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब थोड़ा लिखना बंद करो, थोड़ा देखो इधर, क्योंकि सब उसमें कुछ बायोलॉजी वाले भी हैं, तो इसलिए थोड़ा देखो, मैथ वाले की तो बात नहीं करेंगे। तो क्या है, एक बराबर क्या है, रेट के बराबर माइनस डी ए बाई डी टी, और दूसरा के बराबर क्या है, सिर्फ के, है ना। अब इसको क्या करो, माइनस डी ए बाई डी टी, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा के डी टी, और ये माइनस को उधर ले जाओ, तो माइनस के डी टी। अब इसको हमको क्या करना है, सम करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने वक्त एक बात ध्यान रखना है, क्या है, ये देखो यहाँ पे किसका टर्म है, ये कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, और यहाँ पे टाइम का टर्म है ना। तो यहाँ पर लेगो टाइम, तो यहाँ टाइम जब 0 है, इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो तो टी टाइम पर 0 कितना था, ए नॉट था, तो यहाँ पर लोगे ए नॉट, ठीक है।
ओके, अब जब टाइम टी है तब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या था, 80 था, है ना। चलो यहाँ तक नोट करोगे तो कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a और इसके ऊपर क्या है at, यहाँ पे है a0 और k तो कांस्टेंट है वो बाहर, फिर इसका इंटीग्रेशन t, तो क्या हो जाएगा माइनस k और t, यहाँ पे है t और 0, यही है ना। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे at माइनस a0 होगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस के टी हो जाएगा। सिर्फ कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट करो। ओके, अब उस माइनस को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा a0 माइनस at होगा ना। ये माइनस अब इधर लेके आओगे, इसके साथ माइनस गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा a0 माइनस at बराबर kt। यही हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नोट करो। ओके, यहाँ पर टर्म्स के बारे में मालूम है हमें। a0 क्या है इनिशियल अमाउंट, at क्या है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t, k रेट कांस्टेंट और t हो गया टाइम। ओके चलो, एक ग्राफ की बात करें अगर हम यहाँ पे at वर्सेस टाइम ड्रॉ करो ग्राफ। चलिए ग्राफ खींचने का तरीका बताए हैं, क्या करना है हमें, जिसके बीच में पूछा जाएगा वो इक्वेशन खोज के लाना है। तो हमें at और t का इक्वेशन अभी अभी आया था, क्या आया था a0 माइनस at बराबर kt
और ए टी कहाँ है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस को हमको क्या रखना होता है, एलॉन, तो इसको उधर ले जाओ और उसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा ए नॉट, ये आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस के टी होगा। अब ये कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, और ये कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, दोनों का पावर 1, तो कौन सा इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो हो गया, अब यहाँ पे स्लोप देखो कैसा है, m का वैल्यू माइनस के है, स्लोप नेगेटिव है, तो क्या होगा 90 से कम या 90 से ज़्यादा, स्लोप, जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो 90 से कम और नेगेटिव होता है तो 90 से ज़्यादा। और ये ए नॉट भी है, ये क्या है वाई इंटरसेप्ट है ना, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का होगा। किया है सबने, तो फिर पेन क्यों चला रहे हो, गलती किया है ना, ठीक है। यहाँ पर स्लोप क्या आया, स्लोप बराबर क्या है माइनस के, ठीक है, किसी को डाउट नहीं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सोचो, इसमें इसी इक्वेशन में टी को 0 कर दो, क्या हो जाएगा 0 और ए नॉट, और इसकी बात करो, जल्दी से करो, इसके लिए क्या करोगे, ए टी को 0 करो, क्या होगा, अब इसको 0 करो तो हमें क्या निकालना होगा, टी निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए नॉट बाई के, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नॉट बाई के और 0। कोई दिक्कत, वैष्णवी पक्का ना, वैष्णवी यहाँ पे कितने हैं, एक है, एक वहाँ है, 2 है, और भी है क्या, आज 2 ही है, कल 3 थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत सबको, किसी को भी नहीं ना, चलो, तो ये था आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन का, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, ओके। हेडिंग डालो हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम में इनिशियल रिएक्टेंट आधा हो जाता है, क्या होता है, वो टाइम जिसमें इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, आधा हो जाए, उस टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। तो लिखोगे टाइम इन विच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट becomes half, ठीक है। तो ये तो हो गया हाफ लाइफ। अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसका, 0 ऑर्डर रिएक्शन का। मिटा दे इसको, तो हमारे पास रिएक्शन है ए चेंज इनटू प्रोडक्ट। जब टाइम t 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट हम लिए हुए हैं ए नॉट। अब हम लोग हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते थे t, है ना, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं t हाफ, तब AT की जगह पे क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये टाइम अब क्या है, हाफ लाइफ हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए नॉट बाई 2, तो ये कितना बनेगा, नॉट बाई 2। अब जल्दी से एक्सप्रेशन निकालो, तो वही इक्वेशन में डालो उसमें,
अब यहाँ पे ए नॉट पे नहीं, क्या होगा, ए टी क्या है, वो टाइम जिसमें रिएक्शन जो बचा हुआ होता है, तो टी टाइम यहाँ पे क्या लोगे, टी हाफ, यहाँ पे क्या लोगे, ए नॉट बाई टू। देखो करके क्या आ रहा है, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू बराबर के, और ये हो जाएगा टी हाफ। तो इस तरह से ये कितना हो गया, ए नॉट बाई टू बराबर के टी हाफ, है ना। तो इस तरह से टी हाफ बराबर क्या आ गया, ए नॉट बाई टू के। देखो तो सबका आया है, ए नॉट बाई टू के, आया है ना। अच्छा, अब यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है। हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ बराबर आ रहा है ए नॉट बाई टू के, है ना। इसका ये तो कांस्टेंट है, मतलब टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल है, ए नॉट के। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, टी हाफ वर्सेस इनिशियल अमाउंट, ए नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, तो ये था आपको जीरो ऑर्डर से रिलेटेड जो भी बात थी हमने आपको बता दिया है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। एक पॉइंट सिर्फ ध्यान रखना आपको, कौन सा पॉइंट, ए टी, देखना वही पॉइंट आपको क्वेश्चन बना देगा। चलो नोट करो तो क्वेश्चन। हो गया सबका, चलो लिखो। तो रेट कांस्टेंट rate constant for a zero order reaction, zero order reaction is 2 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second if concentration of reactant after time 25 seconds is 0.25 molar. Calculate initial concentration of reactant. आ गया होगा सबका। ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है। हमारे पास क्या होगा फार्मूला, जीरो ऑर्डर है तो ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, ये पूछा है ना। तो क्या हो जाएगा,
ए नॉट बराबर ए टी कितना है 0.25 प्लस के का वैल्यू है 2 इंटू 2 10⁻⁻2 और टाइम कितना है 25 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? ये तो आसान था, इतना आसान नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन देने के पीछे ये रीज़न था कि आपको वो जो फार्मूला है उसमें कौन कौन टर्म है उसको अप्लाई करना आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ए रिएक्शन A to B, zero order reaction after start at the end of an hour, 75% of reactant is reacted. Calculate concentration of B after 1.2 hours. चलो बनाओ। बन जाएगा। चलो देखो, इसमें मैं हिंट कर रहा हूँ, पहले आप लोग देखो कैसे बनाओगे। ये रिएक्शन है, आपको ए के बारे में नहीं पूछा है, किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उससे हमें यही मालूम पड़ पाएगा कि उस टाइम के बाद कितना 1.2 आवर के पास कितना बचा हुआ है। तो बचा हुआ अगर निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हाँ वो जो कितना रिएक्ट किया वो भी मालूम हो जाएगा। तो पहले आपको करना ये होगा कि इनिशियल अमाउंट कुछ ले लो,
ठीक है। मान लो जब टाइम 0 है तो इसका अमाउंट है A0, ये कितना होगा 0। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 1 घंटे के बाद, देखो क्वेश्चन में 2 लाइन है, 2 स्टेप है, एक स्टेप नहीं है। 1 घंटे के बाद कह रहा है ये इसका 75% रिएक्ट कर गया, तो 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा सोचो। 75% है तो A0/4, 25% ही बचा होगा, है ना। अच्छा, तो ये कितना बना होगा 2x, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें आगे चलना है एक और स्टेप। आप कह रहा है 1.2 आवर के बाद पूछ रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का यूज़ करके पहले क्या निकालोगे, k निकालोगे, रेट कांस्टेंट। अब वो तो क्या है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर एक बार निकल गया तो वो हमारा इंटायर रिएक्शन में क्या हो रहा है, चलता रहेगा वो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, k निकालेंगे और फिर अगली बार फिर यहाँ से ये यूज़ करके ये टाइम लेकर क्या करोगे 80 निकालोगे और फिर उससे ये निकालोगे। कर लोगे? करके हमें नेक्स्ट क्लास में बताना क्या आंसर आया। क्या करना है आपको, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर एक बार देखो। आपको याद रखना k जो होता है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो हमें यहाँ जाना है, लेकिन हमारे इन दोनों के बीच में डेटा हमें मालूम है ना, टाइम भी मालूम है और उस टाइम के बाद कितना बचा है वो भी मालूम है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, k निकाल लेंगे और उस k का यूज़ करेंगे फिर फर्दर आगे। ठीक है, करके देखना, बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, पता नहीं तुम लोग आओगे कि नहीं आए, नहीं मालूम। ठीक है, करके हमें बताना आंसर कितना आया। पहले ये निकालना, फिर इसके बाद ये निकालना। ठीक है, और सबके पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही है, नहीं होता तो मेरे को आंसर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।